बिहार के संस्कृति पर कल बातें हो रही थी। सुनो, संस्कृतियों के बारे में आपने समझा भी था। इसमें संस्कृतियों में पढ़ते क्या हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं? तो लोक जीवन में वस्त्र विन्यास को पढ़ना है, वस्त्र विन्यास को पढ़ना है, कॉपी में लिख लेना। दूसरा पढ़ना है इसमें पर्व और त्योहार को, पर्व और त्योहार को। फिर कला को पढ़ना है, इस क्षेत्र की कला को पढ़ना है। और हाँ, वही कला में चित्रकारी आ जाएगा। पर्व त्योहार को पढ़ना है, कला को पढ़ना है, धर्म को पढ़ना है, धर्म को पढ़ना है। ये मोटा मोटा मूल स्तंभ है संस्कृतियों का। ठीक है, चलिए। भाषा को भी पढ़ना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से लैंग्वेज को भी पढ़ना होता है। एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे आज चित्रकारी को, चित्रकारी को यहीं से पढ़ना शुरू करिएगा, चित्रकारी से। बिहार में चित्रकारी की स्थिति क्या है? ठीक है, सुनो, चित्रकारी के मामले में बिहार के हालात, स्थिति कैसा है? तो हमने हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारियों में जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकारी या मधुबनी पेंटिंग। सुनो, इसके इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि जब राम सीता विवाह हो रहा था तो राजा जनक ने महिलाओं से पूरा मिथिला के दीवारों पर पेंटिंग करा करके रखा था, और उस समय से आज वर्तमान तक यह अपने उसी स्थिति में बना हुआ है, चल रहा है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या चीजों को पढ़ लेना कि एग्जाम के सारे प्रश्न मिलेंगे। इसके प्रकार कितने हैं? तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? हाँ, भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। एक भित्ति होता है और दूसरा अरिपन होता है। भित्ति चित्र होता है और अरिपन चित्र होता है। नेक्स्ट में चलोगे तो इसमें चित्रकार कौन कौन से हैं? जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इसमें उपयोग किसका किया जाता है, किसका उपयोग करके हम लोग इस चित्र को बनाते हैं, किसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद जो है किसका उपयोग करके इस चित्र को बनाते हैं। इसमें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, इन सब चीज़ों के साथ आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है जी हाँ, एक तरफ से पढ़ना शुरू करना। कल सब पर बातें हुई है, इसलिए आज आते ही अटैक हो गया पढ़ाई पर कि आज लिख पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए। मधुबनी पेंटिंग, भित्ति चित्र, अरिपन, चित्रकार, उपयोग, सम्मान, इस पर बातें करनी है आपसे। अब जो मधुबनी पेंटिंग है, ये मधुबनी पेंटिंग में दो लाइन लिखो। यह भारत का, यह भारत का सबसे प्राचीन, यह भारत का सबसे प्राचीन चित्रकलाओं में शुमार है। बिहार के और भारत के भी सबसे प्राचीन, बिहारी नहीं, जी हाँ, भारत के भी सबसे प्राचीन चित्रकलाओं में शुमार है। इसको अंडरवेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। एक शब्द लिखना इसी में, यह बिहार के मधुबनी दरभंगा, जहां मधुबनी दरभंगा सहरसा, या बिहार के मधुबनी दरभंगा सहरसा, और कौन जिला है? पूर्णिया, पूर्णिया और सुपौल में प्रचलित है।
सुपौल में प्रचलित है, सुपौल में प्रचलित है। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक में कौन सा है? भित्ति चित्र। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? हाँ, जिसे दीवारों पर बनाया जाए। भित्ति चित्र क्या है? इसको दीवारों पर बनाते हैं। अब ये तीन प्रकार का होता है। भित्ति चित्र भी तीन प्रकार होता है, तीन प्रकार होता है। इसमें एक होता है गोसनी घर का सजावट। गोसनी घर का सजावट, जो पूजा पाठ वाला घर होता है, गोसनी घर का सजावट। दूसरा होता है कोहबर घर का सजावट, कोहबर घर का सजावट। और तीसरा होता है कि कोहबर घर के कोनों का सजावट। कोहबर घर के कोन का सजावट इसमें करते हैं। कोहबर घर के कोनियों की सजावट या कोना का सजावट। कोहबर घर के कोना का सजावट तीन प्रकार का होता है। एक गोसनी घर का सजावट, दूसरा कोहबर घर का सजावट, और तीसरा होता है कोहबर घर के कोन का सजावट। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो मेरे भाई, अब देखो, अगर ये बातें सजावट की हो रही है ना, तो बातें सजावट की हो रही है, तो इसमें अंतर मिलेगा क्या? तो केवल विषय का अंतर मिलेगा। किसका अंतर मिलेगा? केवल विषय का अंतर मिलेगा कि गोसनी घर का विषय अलग होगा, कोहबर घर में विषय अलग होगा, और कोहबर के कोना में का विषय अलग होगा। कोई दिक्कत? बाकी कुछ अलग नहीं होता है। पेंटिंग तो ये भी है, भित्ति पेंटिंग ये भी है, और भित्ति पेंटिंग ये भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें अंतर क्या होता है? एक एक वर्ड में लिखते चलना। गोसनी घर के अंतर्गत धार्मिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। मतलब बिल्कुल अस्थिरा के पढ़ा रहे हैं कि कुछ छूटे नहीं। पिछले बार तबातोड़ जो बैटिंग चला, इस बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये नहीं है आगे किसी का कुछ छूटे नहीं। सुनो, और अलग से कोई किताब नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाए। गोसनी घर में किस प्रकार के विषय होंगे? हाँ, तो जहां पूजा पाठ होगा सब धार्मिक बनेंगे, और जहां धार्मिक चित्र बनेंगे तो कौन धर्म के है? तो हिंदू धर्म का है। और हिंदू धर्म में आप देखोगे तो राम, सीता, इन सब लोगों के चित्र ज्यादा फेमस रहे हैं। दूसरा, कोहबर घर में लिख लेना, लिखिए, यहां यौन शक्ति को जागृत करने वाले चित्रों को बनाया जाता है। जहां करने वाले चित्रों को बनाया जाता है। जैसे जैसे जो कोहबर घर है, उस जैसे कोहबर घर के बाहर में, कोहबर घर के बाहर में रति और कामदेव के चित्र बनाए जाते हैं। कामदेव के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोहबर, कोहबर को कोहबर नहीं समझते हैं जी? हाँ, शादी विवाह में कौन सी होता है? कोहबर घर होता है। हाय, कोहबर रूम होता है सर। पूजा वाला रूम होता है। चलो सुनो, हाँ, कोहबर की अप्रासंगिकताएं धीरे धीरे बस औपचारिक भर बच गई है। पहले कोहबर एक संस्कार हुआ करता था, और वो अब संस्कार समझो कि एक औपचारिकता बन के रह गया है। पहले क्या था कि जब विवाह शादियां होती थी ना, तो कभी भी एक दूसरे से लोग मिले नहीं होते थे। सुनो कोहबर की विशेषताओं को, सुनो एक मिनट में। पहले जो विवाह होता था तो कम्युनिकेशन इतना तगड़ा था नहीं, इतना तगड़ा कम्युनिकेशन था नहीं था। यहां तक कि पुरुषों से कह दिया जाता था कि जिस क्षेत्र में विवाह हो रहा है
उसके पंचायत में जाना जो है ये वर्जित है। उसके पंचायत तक में पहले नहीं जाना होता था विवाह से पहले। और दूसरा क्या प्रथा थी कि विवाह के बाद महिलाओं का विदाई नहीं होता था, उनको रख लिया जाता था वहां पर कि फिर 5-7 साल के बाद गौना होगा, 10-12 साल के बाद गौना होगा। अब बताओ, जिस महिला से विवाह हुआ वहां से 5 साल 10 साल के बाद जो है गौना की स्थिति अगर बनती है तो कोहबर एक रस्म रखा जाता था जिसमें मतलब सामान्यतः वो महिला और पुरुष कुछ समय आपसी बात कर सकते हैं। इसी के लिए कोहबर जैसी परंपरा को रखी गई। और उस परंपरा में अब उसका कोई मतलब है जी नहीं। अब तो इतना आपसी बात हो गया रहता है कि विवाह का मतलब अब उस बात को फरियाने के लिए होता है। हमने बहुत देखा है, देखो अब पहले ही इतना आपसी बात कर लिया है कि हम देखते हैं कि विवाह का मतलब अब सिर्फ फरियाने के लिए होता है कि तुमने क्या किया था और हमने क्या किया था। और पूरे विवाह में गुत्थम गुत्थी अब जीवन में चलता रहेगा कि तुम जब नजदीक आया तब तुम तो चाय देख के भी मुंह फिरता था, और अब जब तक सुबह में 2 सिगरेट नहीं पीता है तुम बाथरूम नहीं जाता है। बताओ, ये तो पहले नहीं था। तो वो भी उधर से कुछ जो है ब्लेम लगाएगा, और ये गुत्थम गुत्थी से जीवन धीरे 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 सुलगते रहता है। चलो ठीक है, गोसनी घर के बाद हम लोग कोहबर घर के बाहर में कौन होते हैं? तो रति का चित्र होता है, रति होते हैं। और कोहबर घर के बाहर में कामदेव होते हैं, कामदेव होते हैं, कामदेव होते हैं। एक चीज और बनाना, कोहबर घर के अंदर में कोहबर घर के अंदर में मछली बांस है ना। महिलाओं को विवाह से लाया जाता है तो मछली उछली दिखाया जाता है, देखेंगे कि नहीं? हाँ, एक्चुअली हाँ कोई शुभ नहीं है, मछली है, ये कामोत्तेजना का प्रतीक है, जबकि बांस वंश का प्रतीक होता है। उसी में सबके अलग अलग अपने महत्व हैं। केला, सिंह, सूगा, सिंह शेर, सूगा तोता, समझती है ना? हाँ, तोता, हंस मयूर, ना दीवार पर बना दिया होगा हंस मयूर। कौन सी का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। हंस मयूर प्रतीक है किसका? शांति का प्रतीक है। इसमें लिख लेना कि एक है कोणीय, जो कोहबर घर का कोणीय चित्र होता है ना, इसमें यक्ष यक्षिणियों के चित्र बनाए जाते थे, यक्ष यक्षिणियों के चित्र बनाए जाते थे। एक लाइन नोट में लिखिएगा, एक लाइन नोट में बनाना है। विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता था, विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता था। जिनका अलग अलग महत्व होता था। जिनका अलग अलग महत्व होता था। देखो ये रंग भी जो भरते थे ना, उनके अलग अलग महत्व के साथ रंगों को भरा जाता था। ऐसे नहीं है कि किसी में किसी रंग को भर देना, बिल्कुल नहीं, वो अलग अलग महत्व के साथ भरे जाते थे। अब उसी में देखोगे जैसे पीला रंग भरा जाता था। पीला रंग किसका प्रतीक था? धरती का। जी नहीं, पीला रंग धरती का, भूमि का। पीला रंग प्रतीक था किसके? धरती का। उजला पानी के, एक एक शब्द में लिखते जाना है। पीला रंग धरती का, उजला रंग पानी का, लाल रंग मरखहवा कलर गांव में बोलता है, भोजपुरी में हम लोगों के। लाल रंग किसका है?
हाँ, जी नहीं मेरे भाई, आग का प्रतीक वो लोग मानते थे, वे आग का प्रतीक मानते हैं। काला रंग वायु का, काला रंग वायु का, बहुत साइंटिफिक चीजें रही होंगी। वायु का, जी हाँ, काला रंग वायु का। काला रंग किसका प्रतीक था? वायु का प्रतीक था। काला रंग वायु का प्रतीक होता था। चलिए आगे बढ़ा लो। अरिपन चित्र पर भी थोड़ा सा दो शब्द। अरिपन चित्र, हाँ लिख लीजिए, सुनिए। अब ये अरिपन चित्र क्या है कि इसको भूमि पर बनाया जाता था। आज भी जैसे आप रंगोली बनाते हो ना, आज भी रंगोली बनाते हो ना, लड़कियां सामान्यतः ये रंगोली बनाते रह जाती है, बहुत सब लोल लोल लोली सब है। अभी भी हाँ, नहीं वो तो लाल लाली उसमें बोलते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब पर लाल लाली है इसमें। हाँ, ये ममता मौर्य अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, यूट्यूब पर लिखना, यूट्यूब पर मन खुश होता है। इस पर तो आप मजबूरी है, क्योंकि इस पर तो आपका हक है अच्छा पढ़ना, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ नहीं, कल तो मेरा आवाज ही फंस गया था, आज ठीक है, लेकिन बहुत तकलीफें हो जा रहा है। चलो ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। ये अरिपन चित्र कैसा बनाते थे? तो रंगोली टाइप का बनाते थे, भूमि पर बनाते थे, चौकट पर बनाते थे, जहां दरवाजा होता था वहां बनाते थे। आज भी आप शुभ मौकों पर जो रंगोलियां बनाते हो वो कहीं ना कहीं प्रेरित है किससे? मिथिला चित्रकला से। और ये 5 प्रकार का होता था। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता था। लिखो अरिपन चित्र में, अरिपन चित्र में लिखो एक लाइन में, ठीक है। अरिपन चित्र में एक लाइन में लिखना है। अरिपन चित्र, यह भूमि पर बनाया जाता था, यह भूमि पर बनाया जाता था, जो सामान्यतः, जो सामान्यतः आंगन में, आंगन में, जो सामान्यतः कहाँ? आंगन में, चौकट के सामने। चौकट समझते हो ना? हाँ, लंदन से तो कोई आया नहीं है यहाँ, नहीं समझते हैं जी चौकट? हाँ वाह, कमाल की बात है, इतना अच्छा समझते हैं। अभी भी रंगोली उन्हें बनता है, चौकटे के सामने बनता है। तो सुनो, आंगन में, चौकट के सामने, और तुलसी के पौधा के चारों ओर बनाया जाता था। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के बनाया गया है? 5 प्रकार का होता है। हाँ, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधा के, देखो औषधीय पौधा है तुलसी, वहां बनाए जाते हैं मेरे भाई। नंबर 1 लिखो, 5 प्रकार का होता है उसमें। मनुष्य एवं पशु पक्षियों को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे? थोड़ा सुनो। क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं यहां से बॉस, कि निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध अरिपन चित्र से नहीं है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा कि किसका संबंध अरिपन चित्र से नहीं है। दूगो इसमें से डाल देंगे, वो नहीं वाला डाल देंगे, नहीं वाला डाल देंगे कि कामोत्तेजना का चित्र बनाए जाते थे, इस सब टाइप का। अभी 5 को पढ़ लो, उसके बाद ना पता चलेगा कि कौन इसमें नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये लाइन क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मतलब ये आपके अदूरदर्शिता को दिखा रहा है। क्वेश्चन बनाने के लिए तो कहीं से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं 6वीं क्लास से क्वेश्चन बना देता हूं ना, तो यूपीएससी वाले बच्चों को हिलाने में दिक्कतें आती है। 6वीं क्लास के कोई किताब उठा के दे दो, और उसी से क्वेश्चन फॉर्मेट कर देते हैं, और क्वेश्चन हिलेगा नहीं। तो चैप्टर और कंटेंट माने नहीं रखता है, माने रखता है कि आपसे पूछा कैसे जा रहा है, यह बहुत माने रखता है। और इसलिए मैं सफलता का एक मानक तय किया हूं कि आप कितना पढ़ते हो, यह बहुत माने नहीं रखता है।
आप क्वेश्चन कितना अच्छा बना लेते हो ये बहुत मायने रखता है। और दोनों दो बातें हैं, सीधी बात है, डंके के चोट पर। जबकि एक टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है टीचर के लिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि पढ़ना और क्वेश्चन बनाना दो बातें हैं। कोई बहुत कम पढ़ने वाला व्यक्ति भी क्वेश्चन को देखना बड़ी सटीकता से बना लेता है, और एकदम तोता भी जाता है तो परीक्षा में गलती करके आ जाता है। इसका कारण क्या है कि उसने क्वेश्चन बनाना सीखा ही नहीं, क्वेश्चन पर कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसने केवल पढ़ा किससे, किताब से। और अब तो आपके पास सुविधा है, पहले दिक्कत होता था कि आपको क्वेश्चन के रूप में यूट्यूब पर बहुत सारा क्वेश्चन मिल जा रहा है, पहले बहुत समस्याएं होती थी। और यही कारण है कि अब एग्जाम थोड़ा टफ होते जा रहा है। पहले इतना टफ एग्जाम नहीं था, पहले इतना टफ एग्जाम नहीं होता था। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सुविधाएं बढ़ती जाएगी, लोगों के पास अवसर मिलेंगे, एग्जाम टफ हो जाएगा। ठीक है, आप जो टीआरई 3 देंगे वो टीआरई 4 नहीं होगा, जो टीआरई 4 होगा वो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। और टीआरई 7, 8, 9 आते आते तो बीपीएससी के सिविल हो जाएगा, टीचर भी। तो हाँ, मैंने कुछ भी हो सकता है, बिहार है भाई, यहाँ कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मैं बिहार के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। और बिहार इस देश को नया दिशा देते रहा है। छोड़ो हटाओ, आगे लिखो। अरिपन चित्रों में कितने हैं, 5 है। पहला लिखना, मनुष्य एवं पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र होते हैं। मनुष्य और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र होते हैं। दूसरा, फल और फूल का चित्र होता है। फल और फूल का चित्र होता है। पता चला कि ऐसे लातेदार लातेदार जो है वृक्ष बना दिए, और इसी में उन लोगों ने फल भी बना दिया इधर से। देखो ये फल भी है, इस टाइप के फल और पशु पक्षी, फल और वृक्षों को दर्शाने वाले चित्र होते हैं। तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित होता है। तीसरा तीसरा तंत्रवाद पर आधारित होता है। तंत्रवाद पर आधारित होता है। तंत्रवाद पर आधारित होता है। तंत्रवाद, तंत्रवाद नहीं समझते हो, बोले क्या है 2 मिनट। हाँ सुनो, एक चीज है, तंत्रवाद की अपनी पॉजिटिविटी भी है, केवल निगेटिविटी मत देखना। ए भाई सुनो, तंत्रवाद केवल नकारात्मक नहीं है, इसकी सकारात्मक पहलुआं भी बहुत हैं। समाज में जिस समय जातीय हेरारकी सबसे ज्यादा था, उच्च और नीच की खाई थी, उस समय तंत्रवाद ने इसे पाटने का काम किया। इसने जातीय समानता स्थापित करने की कोशिश की कि देखो, एक तरफ पूजा पाठ पर सिर्फ एक जाति और वर्ण के लोगों का आधिपत्य था कि नहीं था। अब तंत्रवाद कहा कि नहीं, भगवान को हम भी खुश कर सकते हैं। अब उनकी विधि नहीं है, मेरी भी विधियां हैं। अब कुछ लोग उस विधि को भी अपनाया, चैलेंज किया कि नहीं, ब्रह्मवाद को चैलेंज किया। दूसरा देखना, पूजा पाठ करने पर केवल पुरुषों का आधिपत्य था, जबकि तंत्रवाद में महिलाएं भी निकल करके सामने आ गई। आई है कि नहीं है? लैंगिक समानता, तंत्रवाद ने क्या किया, लैंगिक समानता। आज महिलाएं भी बैठी हुई है एकदम गद्दी वद्दी बांध करके, और गद्दी हम भी कुछ कर देते हैं यार। तो इसने लैंगिक समानता भी स्थापित किया है। और हालांकि इसके तो मजाक बनाने के लिए बहुत हैं, तो एक जगह पढ़ना भी होता है तंत्रवाद को। जैसे आप मौर्योत्तर काल पास करोगे, गुप्त काल से तंत्रवाद का विकास पढ़ना हिस्ट्री में शुरू हो जाता है। जो टीजीटी वाले पीजीटी वाले लोग हैं, उनको ऐसे विषयों पर थोड़ा सूक्ष्म होकर के पढ़ना चाहिए। नहीं समझे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। ये तंत्रवाद की स्थिति रही। और आज तो महिला इस क्षेत्र में बहुत आगे है कि नहीं है? हाँ, अब ज्यादा नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर बवाल हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ उतना बवाल की बात नहीं है। अब ये कौन कौन सब उपट के आ रही है नया नया, है कि नहीं है? एगो तंत्रवाद है। आगे बढ़ लेना। देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं।
धार्मिक प्रतीक हैं। हाँ, देवी देवता के भी चित्र बनाए जाते थे। आगे धार्मिक प्रतीकों को भी रखा जाता था, जैसे स्वास्तिक, कमल। 5 नंबर है। देवी देवताओं के चित्र 4 नंबर है। 5 नंबर है स्वास्तिक, स्वास्तिक, कमल कलश, कमल कलश आदि धार्मिक चित्र भी रखे जाते थे। हाँ, धार्मिक उसमें भी था, दोनों में है। इसमें एक लाइन नोट लगा करके और काम की बात लिखना। अरिपन चित्र की महत्ता को, अरिपन चित्र की महत्ता को या अरिपन चित्र के महत्व को, जहां नोट मिल जाए वहां पर आप दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ना। अरिपन चित्र के महत्व को या महत्ता को मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि, मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि, मिथिला के कवि कौन है? जी हां, विद्यापति। मिथिला के कवि विद्यापति अपनी रचना, अपनी रचना कृतिलता में वर्णन किया है। उनकी रचना कौन सी है? हाँ, कृतिलता में इसका वर्णन किया है। अब मैथिली भाषा में है, वो हम लोगों को भी नहीं पढ़ने आएगा, उसमें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? उसका मायने समझ में नहीं आएगा। यह चित्रकला सामान्यतः, हाँ, यह चित्रकला सामान्यतः महिला चित्रकला है, महिला चित्रकला है। हालांकि कुछ पुरुषों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। कुछ पुरुषों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अब देखो, कभी भी हमने बार बार आपको एक मंत्र सिखाया है कि जहां होगा घुमाओ वहीं पूछेंगे प्रश्न, जहां नहीं होगा घुमाओ वहां नहीं पूछेंगे प्रश्न। तो महिला चित्रकला है तो ये आपसे सिलेक्शन के लिए थोड़े कुछ पूछ रहे हैं, वो तो छांटने के लिए पूछ रहे हैं। अब वो पूछेंगे कि मधुबनी चित्रकला को बढ़ाने में कौन से पुरुषों का योगदान रहा। हाँ, एक अरुण जादव है और एक शिव पासवान, ये दो का नाम बड़ा फेमस है, अरुण जादव और शिव पासवान। एक अरुण जादव है और एक शिव पासवान है, शिव पासवान है। इन लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी सबसे बाद का अवार्ड इसमें कौन सा मिला हुआ है, किसी को पता है? नहीं, 2021 में दुलारी देवी को मिला है पद्मश्री। सबसे करंट यही है, सबसे भाई सबसे करंट यही है। इससे कौन वाले? नहीं, ये मधुबनी चित्रकला में ही है, वो दोनों उसी में है भाई, ठीक है? अब क्लासिफाई नहीं करना है, भित्ति चित्र में और अरिपन चित्र में दोनों में रहे हैं, ठीक है? चलिए, 2001 नहीं, 2021 में बता रहा हूं ना। हमने इसलिए सबसे करंट को पढ़ाया कि क्वेश्चन हम ही को बनाना होता तो हम क्या करते, यही बनाते, ठीक है? चलो, हाँ, एक लाइन लिखिए, लिखिए इस चित्रकला को, ऐसे लिखो, इस चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में
इस चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में निम्नलिखित महिलाओं का योगदान है। निम्नलिखित महिलाओं का योगदान है। सिया देवी, सिया देवी, सिया देवी, उसके बाद कौशल्या देवी, महासुंदरी देवी, इनको भी पद्मश्री मिला था 2010 में। महासुंदरी देवी, ब्रैकेट लिख लेना, ब्रैकेट में वहीं पर 2010 में पद्मश्री मिला है, ब्रैकेट में लिखो 2010। कौमा दुलारी देवी, ठीक है, आए, इनको भी पद्मश्री मिला है। अब तो बहुत लोग और हैं, कितने लोगों को लिखोगे, इससे ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, देखो सबसे पहले इस चित्रकला की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां लगाई गई थी ना? अरे जापान में तो अभी लगा हुआ है। सबसे पहले 1942 में लंदन में लगाया गया था। 1942 में सबसे पहले लंदन में लगाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाया गया था लंदन में। लेकिन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में, आर्ट गैलरी ऑफ लंदन, लंदन के आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। लंदन के आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। वीडियो गायब हो गया, अब आ गया वीडियो जी सबका। लंदन के आर्ट गैलरी में, लंदन के आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। ठीक है, अब आ गया है ये वीडियो, आ गया है, सबको दिख रहा है? ऑनलाइन वाला मेरा लाल लाली सा बताओ तुम लोग, फटाफट बता दो। फटाफट बता देना। फटाफट बता देना मेरे भाई, यस लिखो, यस लिखो। मंजूषा चित्रकला बहुत है मधुबनी में, उतना। मंजूषा चित्रकला कहां की है? मंजूषा चित्रकला कहां का है? भागलपुर के अंग प्रदेश में, भागलपुर के अंग प्रदेश में। थोड़ा जल्दी खत्म कर देना इसको, बड़ा नहीं है। भागलपुर अंग प्रदेश, अंग प्रदेश में। यह अंग प्रदेश पता है आपको? इसकी चर्चा महाभारत में मिलती है, इसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। उससे राज्यसभा में जहां दुर्योधन और पांडवों के बीच तिक्षवार हो रहे थे, वहां द्रौपदी ने कर्ण को चेताया था कि तुम मत बोलो, ये राजाओं की सभा है और यहां राजा ही बोल सकते हैं, तुम बोलने को अधिकृत नहीं हो। तो एक दोस्त ने दोस्ती का धर्म निभाया और निकाला पट्टा और लिख दिया कि ये कोई रोड छाप व्यक्ति नहीं बल्कि अंग प्रदेश का राजा है। उस दोस्त को बहुत बहुत सैल्यूट। देखो, दोस्ती की एक प्रगाढ़ मिसाल तो मिलती है कहां? कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती में। हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर जो है ना, वो अलग अलग तरीके से अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो वो निखर के आएगा। जब आप लोग मास्टर बन जाना तो जरूर इन चीजों को सोचना, बड़ी आनंदकारी चीजें हैं ये। लंद फंद व्हाट्सएप फेसबुक से बढ़िया है कि ऐसे विषयों पर जीवन में काम करना एक बड़ा शानदार अनुभव समेटिएगा अपने में, है कि नहीं है? देखो कि एक व्यक्ति जहां अपने भाइयों को 5 गांव देने को तैयार नहीं है, भाई सबको 5 गांव देने को तैयार नहीं है, वही एक विश्वस्त मित्र को पूरा अंग का प्रदेश लिख दिया कि जाओ राजा तुम ही रहेगा। बात है कि नहीं? तो दोस्ती उधर से भी कमजोर नहीं हुआ,
कि एक मां ने हाथ इसलिए पकड़ ली कि तू मेरा बेटा है, तो उसने मां से भी हाथ छुड़ा दिया या कह करके कि दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, तो दोस्ती वो भी बहुत अच्छी थी, है कि नहीं है। चलो, सब चीजें हैं। ये रामायण में भी आप बहुत सारे प्रसंगों को देखोगे जहां मन लगता है कि सर ये नैतिकता की प्रकाष्ठा है, नैतिकता की प्रकाष्ठा है। और खास करके अभी हम लोग ऐसी चीजों पर बोलते भी नहीं हैं कि वो थोड़ा अलग रूप ले लेता है। एक रामायण है कंबन रामायण, नाम सुना है कोई? कंबन रामायण है, ये दक्षिण भारत का रामायण है। कंबन रामायण दक्षिण भारत में है, नाम जरूर रखना, याद रखना। ऋषि थे कंबन, वही दक्षिण भारत के ऋषि कंबन ने इसको लिखा है। इसमें राम को लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना था और इस यज्ञ के लिए पुरोहित की जरूरत थी। तो वो पुरोहित के रूप में वह व्यक्ति आया यज्ञ कराने के लिए जिसके खिलाफ इन्होंने वो अभियान शुरू किया था। अब बताओ, ये नैतिकता की प्रकाष्ठा है कि नहीं? अरे सामान्य बात नहीं है मेरे भाई, आप पर और हम पर कभी लागू करके देखना, लगेगा कि सर ये नैतिकता की प्रकाष्ठा है। पता चला कि दुश्मन अपना मिसाइल लेकर के खड़ा है और वो व्यक्ति निकल के आ रहा है विजय भव का आशीर्वाद देने। और इतना ही नहीं, अब पता ना कंबन जी की क्या थॉट रही, इन्होंने यह भी लिखा कि राम को के लिए रावण ने कहा कि मैं शादीशुदा व्यक्ति का अकेले यज्ञ करवा करके पाप नहीं होने दूंगा, इसलिए अर्धांगिनी भी चाहिए। तो उसने अर्धांगिनी के साथ साथ पूरा पूजा का सामान भी लेके आया था। ये भी नैतिकता की प्रकाष्ठा है, नहीं है? अब विजय भव का आशीर्वाद दे करके भी चला गया। तो ऐसी चीजों को जीवन में समेटना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरा चले ना, तो मैं सभी धर्मों के अच्छी चीजों को निश्चित रूप से पढ़वाने का कोशिश करूंगा कि सब धर्म की अच्छी चीजों को पढ़ा जाए। इस्लाम धर्म भी हमसे जब सुनोगे तुम लोग, अब उतना हमको बोलने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए नहीं बोलता हूं। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी गहराई से तुमने कैसे सीखा है इसको। देखो, मुसलमान किसको कहते हैं और इस्लाम क्या है? कोई बताएगा? नहीं बताइएगा, कहीं नहीं बताइएगा। हाय, आप बताइए। केवल सेवई खाने वाला काम नहीं होना चाहिए। अभी 17-18 तारीख को बकरीद भी आ रहा है। बकरे की पार्टी हमको अभी से मिल रही है कि नहीं है? हाँ, बहुत जगहों से है। ईश्वर की कृपा रहा तो चलेंगे भी। चलो सुनो, इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण, समर्पण, डिवोशन। और मुसलमान जिसने समर्पण कर दिया हो, किसके सामने? खुदा के सामने, नबी के सामने, तो वह समर्पण इस्लाम है। और समर्पण करने वाला मुसलमान है जिसने एक के सामने समर्पण किया। किसके सामने? नबी या खुदा के सामने। इस धर्म का उदय कैसे हो रहा है, कभी पढ़ना। बहुत साइंटिफिक धर्म है, वाकई में सबसे नवीन धर्म है, लेकिन वैज्ञानिकता के बहुत नजदीक है। और जितने चीजों को अब मैं यूट्यूब पर इसको बोलूंगा तो मुझे 1 लाख गालियां पड़ेंगे, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है कि मैं ऐप पर बोल रहा हूं। हाँ, एक दिन तो मैंने इस्लाम पर कुछ बोला भी नहीं कि कुछ ने सुना ही दिया। तो हम उस दिन भी कुछ नहीं बोले थे, हमने अपने वीडियो को दोबारा भी सुना कि कुछ आवेश में कुछ मतलब ऐसे बोले भी तो नहीं है ना, तो हमने कुछ नहीं बोला था। और इसको बोल देंगे तो ये वाले सुना देंगे। देखो, बड़ी साइंटिफिक रीजन है। एकेश्वरवाद को स्टेबल करने के लिए जनजातीय लोगों को इकट्ठा कर पैगंबर मोहम्मद ने जो इसकी नींव रखी थी, बुनियाद रखी थी, उसमें पुरुषों के भी जबरदस्त प्रकार के अधिकार मिले, महिलाओं को भी अधिकार मिले। आपको लगता नहीं है क्या कि यह दुनिया का पहला ऐसा धर्म बनाना जिन्होंने महिलाओं को पहले सबसे ज्यादा इजाजत दे दिया? बाद में ना इसमें भी सामाजिक बुराइयां घुसी और आज ये हालात पैदा हुए। पहला धर्म है विश्व का जिन्होंने शौहर चुनने की प्रथा लीगल रूप से दिया है।
ऑथराइज रूप से दिया है, सर्टिफिकेट बना के दिया है। ये पसंद नहीं है तो उस समय ये भी, अंत समय में भी ना बोल दो नहीं कबूल नहीं है। ये विशेषता रही है इस धर्म की। दूसरे तरफ भी देखना, पुरुषों को भी बहुत इसमें राइट्स मिले हुए हैं। पूजा पद्धतियां भी अलग अलग है, आडंबर को हटा दिया गया, जातीय भेद समाप्त कर दिया गया। जातीय भेद है उसमें नहीं है तो छोड़ो। इतिहास तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए इतिहास पर बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं है। मन में आ गई तो सुना दिए। आगे बढ़ाइए, सुनो। भागलपुर अंग प्रदेश में है। इसका विषय क्या है मेरे भाई? इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? तो इसका विषय में लिखना बिहुला, सांप। ये सांप है सर, बिहुला। हाँ, विषहरी, विषहरी। और एक नाम है बाला लखंदर, एक नाम है बाला लखंदर। लखंदर ये नायक है और ये हाँ विलेन है। विलेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खलनायक। खलनायिका रही है, खलनायक नहीं, एक खलनायिका है, माने महिला है। विषहरी महिला है और बिहुला ये नायिका है, ये नायिका है। और पूरी कहानी इसी पर आधारित रहा है, पूरी कहानी इसी पर आधारित रहा है। कहानी कुछ ऐसा है, एक मिनट सुनो कहानी। कहानी कुछ ऐसा है कि बिहुला और बाला लखंदर एक दूसरे के प्रेम में अभिभूत थे और ये विषहरी इसकी फुआ थी। अरे हो, तो ये इतिहास में फुआओं का कैरेक्टर भी बहुत सही नहीं रहा है, आई नहीं है। अब ये विषहरी जो है, अब इन्होंने बाला लखंदर के मार दिया और बिहुला ने कहा कि ओ हम वो नहीं है जो तुम समझ बैठी, हम इसको लेकर के आएंगे। और ये माना कि काल्पनिक है, लेकिन शानदार एक महिला के पति के प्रति जो आदर्श और डिवोशन है वो जबरदस्त का दिखाया है कि बिहुला ने बाला लखंदर को जीवित करने के लिए पूरा जमी आसमान एक कर दी। गांव में कहते हैं ना कि जमी आसमान एक कर देना, ये जमी आसमान एक कर दी थी। यही तो कहानी है इसका। अब इसमें बताओ गलत क्या है? कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। सीखना है इन चीजों को कि बहुत जबरदस्त है। दिखाया क्या गया है, इसका भावार्थ क्या है सर? कि एक महिला का पति के प्रति डिवोशन। मैं तो कहता हूं कि महिलाएं पति का पूरी दुनिया में कहीं अपमान नहीं सह सकती है सिवाय अपने सिवा। हाँ अरे ठीक है, ये चीजें तो वो अपना जन्मजात अधिकार समझती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसके सिवा अगर कोई पति का अपमान कर दे तो या तो वो रहेगा या वो रहेंगी। इस मामले में है, बहुत अच्छी बातें हैं, होना भी चाहिए। आखिर वो भी किसके किसके साथ है। चलो एक लाइन और लिखना है इसी में, ठीक है। भागलपुर क्षेत्रों में विषय है इसका विषहरी, ये नायिका है। अभी तो पूरा कहानियां समझा दिए भाई। देखिए इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार चक्रधर देवी और उल्पी झा है। इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार, चित्रकार का नाम जरूर याद रखना, हाँ उल्पी झा और चक्रधर देवी हैं। उल्पी झा और चक्रधर देवी हैं। उल्पी झा और चक्रधर देवी हैं। कौन कौन है? उल्पी झा है और चक्रधर देवी हैं। उल्पी झा और चक्रधर देवी हैं। उल्पी झा ने ही इसे बहुत बहुत इसको फैलाया है। कहानी लिखेगा करिएगा। आगे कुछ काम की और बात है। पटना चित्रकला शैली नहीं, ये किसी खास अवसर पर नहीं, बस ऐसे उसको सुनिए।
इसको अब क्या किया जाता है ना कि कहीं कहीं भित्ति चित्र पर भी मिलते हैं और इसको कपड़ा पर भी इसका चित्रकारी किया जा रहा है और कपड़ा चित्रकारी को बेचा जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसके खरीदार बहुत कम हैं, इसके खरीदार विश्व में नाम मात्र के हैं। अब तो ये अपने समाप्ति की ओर है, जहां एक तरफ मधुबनी चित्रकला दिन प्रतिदिन अपने एक नई आयाम को प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदुता चित्रकला जो है अपने समाप्ति की ओर जा रहा है। कौन चाहेगा अपने घर में कि वो एकदम हाकनी डाकनी जैसा बिसहरी, वो गले में सर्प पहने हुए ऐसे चित्र को लगाने के लिए कोई सोचेगा जी? बच्चा देख के रोने लगेगा। इसलिए इसकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है। मधुबनी चित्रकला को इसलिए आदर्श प्राप्त है कि उसके चित्र बहुत सौम्य चित्र है, बहुत सौम्य चित्र है। कोई भी उसको खरीद के लगा लेगा। आप ही कहीं घूमने जाइएगा, इतना छोटा सा आपको मिलेगा ना, अद्भुत दिखेगा, आह क्या गजब बनाया गया है, खरीद के लगा लीजिएगा। हालांकि लोग इसके प्रेमी होते हैं और जीवन में किसी एक चीज के प्रति इंसान का प्रेम होना ही होना चाहिए, अन्यथा जीवन में बहुत रोना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? किसी एक चीज के प्रति हर एक व्यक्ति का लगाव होना चाहिए। या तो संगीत से लगाव रखो, म्यूजिक से लगाव रखो, नृत्य से लगाव रखो, डांस से लगाव रखो, कुकिंग से लगाव रखो, किसी एक चीज से जरूर लगाव रखना, क्योंकि आपको अकेला होना है ये श्योर है। इस समय में 21वीं सदी में आप जरूर अकेले पड़ोगे और उस समय रो रो करके हालत बुरा ना हो। इससे बढ़िया है कि कोई एक चीज रखो जिससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो, इसलिए सबको रखना चाहिए, ठीक है। चलो हटाओ, आगे है पटना चित्रकला। पटना चित्रकला, पटना चित्रकला। लिखो एक लाइन में, भारतीय चित्र शैली का, भारतीय चित्र शैली का एक क्षेत्रीय रूप है, एक क्षेत्रीय रूप है, एक क्षेत्रीय रूप है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस चित्रकला के जन्मदाता, ऐसा माना जाता है कि इस चित्रकला के जन्मदाता जहांगीर और अकबर के, जहांगीर और अकबर के, जहांगीर और अकबर के चित्रकारों में प्रसिद्ध, जहांगीर और अकबर के चित्रकारों में प्रसिद्ध मनोहर के वंशज थे। क्या नाम था उनका? मनोहर के वंशज थे। ए मनोहर के वंशज थे। मनोहर के वंशज थे। यह पुरुष शैली, चाहे इसे पुरुष शैली भी कहा जाता है, इसे पुरुष शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चित्रकार पुरुष थे। इसके चित्रकार कौन थे? पुरुष थे। इसके चार चित्रकार कौन हुआ करते थे? पुरुष इसके चित्रकार थे, ठीक है। लिखना एक पॉइंट और बना करके, जहांगीर औरंगजेब जब मुगल बादशाह बना, ये कौन सा किताब है दिखाइए,
औरंगजेब, औरंगजेब जब मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बना तो उसने चित्रकारों की छुट्टियां कर दी, उसने चित्रकारों की छुट्टियां कर दी और इस प्रकार पटना चित्रकला शैली का विकास हुआ। प्रमुख चित्रकार कौन है? सेवक राम, हुलास राम, ये दो बहुत फेमस रहे हैं। इन दोनों का नाम बीपीएससी ने पूछा भी है, सेवक और हुलास, सेवक और हुलास। एक लाइन लिखना, सेवक और हुलास, सेवक राम, हुलास राम, ये है। मनोहर के वंशजों में से यही तो विख्यात रहे। हाँ, एक लाइन लिखो, ये कहां प्राप्त होता है, कोई बताएगा? इसके चित्र अभी पटना में। हाँ लिखिए, इस चित्रकला को पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है। जी हाँ, पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है, जहां पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है, जहां दो तीन नाम लिख लेना है, जहां मनोहर लाल द्वारा निर्मित, जहां मनोहर लाल द्वारा निर्मित, चाहे मनोहर लाल को एक्चुअली महादेव लाल है, जिनका नाम महादेव लाल है, जहां महादेव लाल द्वारा निर्मित गंधारी चित्र, गंधारी चित्र, इसको वीवीआई करके लिखना, महादेव लाल द्वारा निर्मित गंधारी चित्र, गंधारी चित्र, गंधारी चित्र, माधोलाल द्वारा निर्मित रागिनी तोड़ी, रागिनी तोड़ी, रागिनी तोड़ी, रागिनी तोड़ी, बोर्ड पर लिखे क्या? जमुना प्रसाद द्वारा निर्मित, जमुना प्रसाद द्वारा निर्मित, जमुना प्रसाद द्वारा निर्मित, जमुना प्रसाद ने क्या बनाया है? बेगमों की शराबखोरी, एक चित्र है, सब जाके गूगल मार के देखना कैसन कैसन चित्र खुल रहा है। बेगमों की शराबखोरी, ये कैसे बेगम सब महल में पैक छलकाती थी, बेगमों की शराबखोरी। और शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह है, और शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह है। शिवलाल ने इसी शैली में क्या बनाया है? मुस्लिम निकाह। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होगा रे मेरे भाई? कि सर सुनो, मुस्लिम निकाह किसका चित्र है? शिवलाल ने बनाया है। बेगमों की शराबखोरी क्या है? तो एक चित्रकारी है, किसने बनाया है? हाँ, जमुना प्रसाद ने। और गंधारी महादेव लाल। कितनी अद्भुत बातें हैं, है ना? सबका सबको हाईलाइट करके रख लेना है। और इससे क्वेश्चन अक्सर पटना चित्रकला शैली से इन्हीं चीजों के साथ आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है? हाँ, दोनों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? चलिए देखो, एक बात तय रखना कि जो लोगों के जीवन में अगर एक्सपर्ट तय करे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उन लोगों की सफलता के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आज जो खुद से तय करता है वो तो माने सफल होता है, लेकिन अवधि बढ़ जाती है, थोड़ा सा समय बढ़ेगा। तो एक्सपर्ट से जरूर तय करवा लेना है कि सर पढ़ना क्या है। दूसरी बात है, रुकिए, क्या कर रहा है ये टोपी वाला?
उल्टा लटकिएगा नहीं, शुक्राचार्य बना देंगे, ठीक है, शुक्राचार्य जी को। हाँ, चलो ठीक है। पटना चित्रकला का ये संबंध रहा है। एक थंका चित्रकला होता है, थंका, लिखो। इसका उदय तिब्बत में माना जाता है। थंका चित्रकला को 2 लाइन में पढ़ा देता हूं, बिहार से संबंधित है इसलिए पढ़ा देते हैं। इसका उदय तिब्बत में माना जाता है, हालांकि विकास नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। हालांकि विकास नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका विकास नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के महायान बौद्ध धर्म के वज्रयान सखा, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान सखा, बौद्ध धर्म के वज्रयान सखा में मूल रूप से समाहित है। बौद्ध धर्म के वज्रयान सखा में मूल रूप से समाहित है। अब एक बात बताओ कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान सखा है, इसका विकास किसने किया? नहीं पता? क्यों नहीं पता? वज्रयान सखा, पाल वंशीय शासकों ने वज्रयान सखा का विकास किया है। तिब्बत में यह फैला हुआ है। आज दलाई लम्मा को देखते हो, दलाई लम्मा 14वां, ये वज्रयान सखा के ही तो हैं। पाल वंशीय शासक बौद्धों के संरक्षक थे और इन्होंने वज्रयान सखा का विकास किया था। वज्रयान सखा को इन्होंने एक नई रूप दी थी। ये मोटा मोटा आपके पास चित्रकला का एक बेहतर सा कुछ उदाहरण है। दूसरा थोड़ा सा काम कर ले, नृत्य पर लिखेगा, बिहार में प्रचलित नृत्य। बिहार में प्रचलित नृत्य छोटा टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। भाषा एक बड़ा टॉपिक है जिसको कल के क्लास में हम लोग भाषा को जरूर करेंगे। प्रचलित नृत्य, बिहार में प्रचलित नृत्य, बिहार में प्रचलित नृत्य कौन सा नृत्य है अपने यहां? हाँ, जाट, जाटिन, ये सब नृत्य है ना। एक एक करके एक एक लाइन में लिखते चलिए, खत्म करते हैं। जाट जाटिन, जी हाँ, जाट जाटिन लिखना ही है तो फिर क्या। जाट जातिन, जाट जाटिन। ये जाट जातिन नृत्य कहां से संबंधित है? लिखो एक लाइन में। यह एक लोक नृत्य है जो वर्षा के लिए, जो वर्षा के लिए, वर्षा के लिए कृषि कार्य में जुड़े हुए लोग, जो वर्षा के लिए कृषि कार्य में जुड़े हुए लोग, कृषि कार्य में जुड़े हुए लोग अनुष्ठान के रूप में करते हैं। अनुष्ठान के रूप में करते हैं। कृषि कार्य में जुड़े हुए लोग किस रूप में करते हैं इसको? हाँ, पूजा पाठ के रूप में करते हैं।
यह सामान्यतः सावन भादों के महीना में, सावन भादों के महीना में किया जाता है। और कौन करता है? स्त्री पात्रों के द्वारा किया जाता है, स्त्री पात्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक होता है बगुली, नाम सुने हो? ए बगुली, बगुली, ए बगुली काहे सो रही है? बगुली लिखना है जी, बगुली। मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं। ये सोच रहा है कि बगुली बुला रहे हैं क्या सर? जी नहीं, ये बगुली भी एक नृत्य है बिहार में। बगुली, बगुली। अब सुना दिया आपको बंटी बबली, तो हम क्या बोले? ये है बगुली। बगुला का स्त्रीलिंग बगुली नहीं है। बिहार में अंग्रेजी चलता है जी? नहीं है, बगुली। तो इसी को अंग्रेजी में लिखिए, बगुली। अंग्रेजी लिखा गया बगुली। चलिए सुन, बगुली नाम नहीं कहता है, बगुला बगुली। दादी कहानी सुनाती थी, एक बगुला था एक बगुली थी, नहीं सुना है तुम लोग? हाँ, इस मामले में मेरे दादी दादा इसका मतलब कि बहुत आगे थे, बहुत कहानी सुनाते थे। ठीक है, हाँ बगुली। और सबसे ज्यादा कहानी ठग का सुनाते थे। एक ठग होता था, ओके क्या बात है। हाँ, राजा रानी भी। हाँ, अद्भुत। बिहार का कल्चर अद्भुत है यार, लेकिन है कि नहीं है? और एक बच्चों को कभी भी बचपन नहीं मारना चाहिए। जो बच्चे को आप 2.5 साल से स्कूल में भेज रहे हो, और जो बच्चा 5 साल पर स्कूल में जा रहा है, आगे बढ़ने पर 5 साल वाला 2.5 साल वाले को पिछाड़ करके निकल जाएगा, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत मजबूत होकर गया है। एक बच्चे को अपने पिता को थप्पड़ मारने में कोई दिक्कत नहीं है, मारता भी है, माँ को भी मारता है, एकदम झोटा लटका के मारता है कि नहीं है? हाँ, एकदम छोटा खिंच खिंच के मारता है। लेकिन जैसे उसको 2.5 साल में स्कूल में पहुंचा दोगे ना, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल में बैठने वाली मैडम लोगों को नहीं मार सकता है। अगर मारेगा भी तो मैडम सब बहुत खतरनाक खतरनाक है, सब है कि नहीं है? कुछ तो एकदम सुई चुभा देती है, हम तो देखते रहते हैं। कुछ सुई चुभाने वाली मैडम भी स्कूलों में है, बच्चे को सुई चुभा दिया, अब उसके बाद जीवन में उससे वो बोलता ही नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। चलो ठीक है, बचपन नहीं मारना चाहिए। आगे बगुली क्या क्या है मेरे भाई? लिखो, ऐसे लिखना, इसको भूमिका बनाते हैं। गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें इसमें एक आदर्श बहू के, इसमें एक आदर्श बहू के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें एक आदर्श बहू के गुणों का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? अब जैसे मतलब लगता है कि ब्याह शादी होता होगा ना, तो महिलाएं जो बहुएं आती होंगी, वो बहुओं के सम्मुख नृत्य करती होंगी और अपने हाव भाव में बहु संस्कारी हो, इसलिए कुछ बातों को नृत्य के माध्यम से ही बता देती होंगी। यही बगुली का कथानक रहा होगा और इसका रहस्य होगा, दूसरा कोई बगुली का कहानी नहीं होगा।
एक लाइन डोमकच लिख लो, ये तो सब लोग जानते हो डोमकच को, जानता है कि नहीं? नहीं जानता है डोमकच जी? हाँ, अब ये प्रथा भी अपने विलुप्तता के कगार पर है। अब कहीं डोमकच है? अब डोमकच का जगह डीजे ने ले लिया। हम करेंगे अब डीजे पहुंच गया डोमकच पर। डोमकच का कैरेक्टर सुनो, डोमकच का मतलब कैरेक्टर क्या था, इसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है? डोमकच। डोमकच सुनो, इस डोमकच में क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी ना, वो हास्य भाव से नृत्य करती थी, और महिला ही पुरुष कैरेक्टर को भी अदा करती थी। अब ऐसा कुछ है जी? होता है? हाँ, तब आपके हाँ सैल्यूट है, अभी आपके अगर तरफ है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये ठीक है, वाह बहुत अच्छी बात है, अगर आपके तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, इसको जिंदा रखना। अब ऐसी बात नहीं है कि संस्कार के नाम पर, इसमें पुरुषों का बहुत बड़ा दोष है, संस्कार के नाम पर महिलाओं को इतना ज्यादा कैद कर दिए कि वो अपनी मूल रास्तों से भटक गई। इतना भी नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए क्या? एकदम नहीं होना चाहिए। लिखिए, एक लाइन में लिखो डोमकच को कि यह विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो हास्य भाव का नृत्य है, हास्य भाव का नृत्य है, अर्थात बताते हैं ना, बता रहे हैं हास्य भाव का नृत्य है। दो कारण है इसके लिए, ठीक है? हास्य भाव का नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुष वेश धारण कर इस नृत्य को करती हैं। अब दो चीजें हैं मेरे भाई, सुनो, दो चीजें हैं। कौन कौन से दो चीज हैं कि यह नृत्य क्यों किया जाता था? एक तो जो आंगन में दीपदान हुआ रहता था ना, वो रात भर कंटिन्यू चलता रहे, लोग जगे रहे, इसलिए इस नृत्य को किया जाता था कि जब से दुल्हा निकला है और आएगा नहीं तब तक वो दीप जलता रहना चाहिए। दूसरा था कि पुरुष के नहीं होने पर चोर डाकू असामाजिक तत्व ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इसलिए किसी प्रकार का अनहोनी नहीं हो तो महिलाएं झुंड बना करके वहां अपने काम में रहती हैं, और पुरुष भाव में आती हैं, इसलिए क्योंकि चोरों को भी पता चल जाए कि हाँ कुछ पुरुष भी बैठे हुए हैं, इसलिए हाँ ये सामाजिक सोच रहा होगा, सामाजिक सोच बहुत अच्छे से रहा होगा। और हमारे यहाँ क्या है तो झिझियान होता है, झिझियान का नाम सुने हो? और ये सामा चकवा होता है, लिखना एक बार, सामा चकवा। जी हाँ, सामा चकवा। सामा चकवा, यह भाई बहन के, आप महिलाओं में से किसने किसने सामा चकवा खेला है? अच्छा, आपने, बहुत अच्छी बातें हैं, जबरदस्त बातें हैं। इसमें सामा कौन है? हुई सामा, सामा बहन होती है और चकवा भाई होता है कि नहीं है? फिर महिलाएं वो गाती है, क्या गाती है जी? गाओ तो सामा चकवा वाला, अरे इधर कोई तो गाओ, बिहार के संस्कृति को जिंदा रखो, आप ही आइए। हाँ वो यहाँ गवाते हैं माइक पर, सामा चकवा वाला गाओ। नहीं है? और कोई नहीं है? कोई नहीं है? आप लोग भी तो हैं, हाथ उठाए थे ना? हाँ तो खेलो इधर रहिए, गाओ पहले तो हो गया, तो बोल गई ये बात, ठीक है जी? अरे इतने लोगों ने अगर सामा चकवा खेला है, कहिए मेरे धुरंधरों ने ये सब खेला है, होली, अभी होली गवा दे,
तुरंत धुआंधार गा देगा। आए हाँ, अगर महिलाएं सामा चकवा खेल करके आई तो क्यों नहीं गाएंगे? हाँ तो बोलो, किस बात का डरना है? आओ तुमको माइक समर्पित करते हैं, चलो। नहीं तुम गाएंगे, इसको पता भी नहीं है कहाँ की हो। तो औरंगाबाद तो बिहार में है ही, कौन लंदन थोड़े है। हाँ, वो महिलाएं गाती है अपने भाई का नाम लेकर के, और फिर वो भाई के लंबी आयु की कामना करती है और अपने को दुख में दर्शाती है, और फिर भाई कैसे उसको बचाता है, इसी भाव का वो रहता होगा, ये हमको लगता है। हमने भी बचपन में, मेरी दीदियां भी इसमें शामिल होती थी, तो हमको बचपन का वो दिन याद आता है और मन भावुक हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में नहीं है। हाँ चलो लिखो, नहीं होता है तो एक लाइन लिखो। यह बिहार में प्रतीक लोक नृत्य है। हाँ, यह भाई बहन के मंगलमय स्नेह को अभिव्यक्त करता है। ऑनलाइन वाला कोई गाएगा जी? यस लिखो, तुम लोग से गवाते हैं। ऑफलाइन वाला तो सब गायब हो गया। यह भाई बहन के मंगलमय स्नेह को, मंगलमय स्नेह को अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है या दिखाता है, जिसमें सामा बहन और चकवा भाई होता है। सामा बहन और चकवा भाई होता है। सामा बहन है और चकवा भाई है। सामा बहन है और चकवा भाई है। सामा बहन है और चकवा भाई है, बहुत अच्छी बात है। सामा बहन और चकवा भाई है। यह कार्तिक मास के पूर्णिमा को संपन्न होता है। कार्तिक मास पूर्णिमा को संपन्न होता है, संपन्न होता है। सामा चकवा में आओ, वो तो अब इसमें चिड़िया वगैरह को वो लोग कुछ बनाते होंगे, प्रतीक रहा होगा। ठीक है, निश्चित रूप से एक पात्र कौन होता है, कोई बताएगा जी? साम हाँ देखिए, अलग अलग पात्र होते हैं, लेकिन दो चीजों को रख के चलना है हम लोगों को, कि सामा और चकवा। हाँ निश्चित रूप से सामा और चकवा, कि सामा एक बहन है और चकवा भाई है, चकवा भाई है, और इसी के प्रेम के अभिव्यक्त के रूप में इसे शामिल किया जाता है। देखो, पढ़ने से ही संस्कृतियों का एक नई चीजें निकल के आती है। एक लाइन लिख लेना कि यह भोजपुरी, ये चाहे भोजपुर, मगध, अंग और मिथिला, या भोजपुर, मगध, अंग और मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। विदेशिया लिखो, विदेशिया। इस विदेशिया पात्र, विदेशिया नृत्य के जनक कौन थे? हाँ, इस विदेशिया नृत्य के जनक कौन थे? भिखारी ठाकुर। लवंडा नाच को शास्त्रीय नाम दे दिया गया है विदेशिया। लवंडा नाच का शास्त्रीय नाम क्या है? हाँ, विदेशिया है, उसी का नाम है भिखारी ठाकुर। अब लवंडा नाच कहोगे तो थोड़ा निगेटिविटी उससे फैलता है, लेकिन इसमें भी वही चीज पढ़ाया जाएगा जो लवंडा नाच में होता है, कि यहां पुरुष पात्र महिला किरदार अदा करते हैं। पुरुष पात्र क्या करते हैं? महिला किरदार अदा करते हैं। लिखो, विदेशिया में इसमें पुरुष पात्र महिला किरदार अदा करते हैं। महिला किरदार अदा करते हैं। देखिए, इसके जनक भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर हैं, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचना भी विदेशिया है। इन्होंने लिखा भी किसको है?
विदेशिया को ही लिखा है। इनकी रचना भी रही है, कौन सी रचना है? विदेशिया। इनकी एक रचना है, क्या नाम है उसका? विदेशिया। कल खत्म कर देंगे, जो छोटा बहुत बचा है कल एकदम फिनिश हो जाएगा। और परसों परसों बिहार के आप लोगों का डिमांड था जनजातीय आंदोलन, सबको हम कलेक्ट करवा रहे हैं किसी, हाँ निश्चित रूप से बिहार के जनजातीय आंदोलन और उनकी संस्कृतियां, ये आपका डिमांड परसों पूरा हो जाएगा। कल हम इसको खत्म कर देंगे और परसों चलेंगे वहां पर, ठीक है? चलो।